हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में लोग बात करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूनिट 5 के बारे में। और रही बात बाकी यूनिट्स की, तो वीडियो में ट्राई करूंगा अपलोड करने की। तो इस वीडियो को एंजॉय करिए और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यार इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स चलो अब बात कर लेते हैं हम यूनिट 5 की, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। तो चलो फटाफट समझ लेते हैं कि किन किन टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एआई के एप्लीकेशंस की। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ एप्लीकेशंस की बात करेंगे। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल एंड जो एक्सट्रैक्शन होता है ये इंपॉर्टेंट होता है, तो इसे आप लोग अच्छे से समझिएगा, ठीक है। उसके बाद नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता है, जिसे शॉर्ट में एनएलपी कहते हैं। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसके कुछ एप्लीकेशंस को देखेंगे, फिर रोल ऑफ एनएलपी देखेंगे, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है और इसके कुछ फेजेस होते हैं। उसके बाद मशीन ट्रांसलेशन अप्रोचेस देखेंगे हम लोग, प्रोसेस ऑफ मशीन ट्रांसलेशन देखेंगे, स्पीच रिकॉग्निशन देखेंगे, जो कि कुछ एल्गोरिदम्स होती है। फिर इसके कुछ एप्लीकेशंस को देखेंगे। रोबोट वर्सेस रोबोटिक्स के थोड़े माइनर कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। रोबोट लोकोमोशन के बारे में देखेंगे, मोशन ऑफ मोबाइल रोबोट, एंड द लास्ट हमेशा की तरह ये वीडियो हम लोग की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। तो चलो फटाफट सबसे पहले जान लेते हैं हम एआई के कुछ एप्लीकेशंस की, जो कि हम लोग का पहला टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ, एआई इन हेल्थ केयर। एप्लीकेशन मतलब क्या होता है कि मतलब जो भी टेक्नोलॉजी है कहाँ पे यूज की जा रही है, ठीक है, कहाँ कहाँ पर इसे यूज किया जा रहा है। तो जैसे कि एआई हेल्थ केयर में यूज किया जा रहा है, तो आप लोग बोलोगे हेल्थ केयर में कहाँ पे यूज होता है यार। देखो ये सारी टेक्नोलॉजी हम खुद यूज कर रहे हैं अपने फ़ोन में कहीं ना कहीं, बट हम नहीं उसे समझ पा रहे हैं कि हम इसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हेल्थ केयर में हो जाता है इसका फास्टर डायग्नोसिस देन ह्यूमंस। अब पहले के टाइम पे क्या था कि बहुत सारी डायग्नोसिस, बहुत सारे जांच वगैरह करने होती थी, तो ह्यूमन करते थे तो लैब में बहुत सारे टाइम लग जाते थे और उतना एक्यूरेट आता भी नहीं था। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि वहाँ पे एआई इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो भी अगर हम कोई भी अपना जाँच कराने जाते हैं, कोई भी ब्लड टेस्ट वगैरह कोई भी चीज़ अगर कराने जाते हैं, तो बहुत जल्दी बहुत फास्ट हो जाता है और बहुत एक्यूरेट आता है। अब आप ही लोग सोचो कि अब पहले हम लोग एक्सरे वगैरह जब कराने जाते थे, तो पहले हम एक्सरे कराते थे, फिर कुछ देर तक बैठते थे हम लोग। लेकिन आज के टाइम में ऐसी मशीनें आ गई हैं कि तुरंत फटाफट आप जाओ, तुरंत उसका आउटपुट भी ले लो, उसका जो भी आपका रिपोर्ट होता है वो आपको तुरंत मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें एआई के आने की वजह से ही पॉसिबल हो पाई हैं। तो ऐसे कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि एआई को गेमिंग में यूज किया जा रहा है। अब गेमिंग में कैसे यूज किया जा रहा है, जैसे कि आप लोग देखते हो कि जब हम गेम खेलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम अपने आंखों के थ्रू उसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और गेमिंग में कुछ पोस्चर्स होते हैं, उन्हें कंट्रोल करने होते हैं, ठीक है। अब तो गेमिंग में ऐसा आ गया एआई कि आप अपने फेस को भी गेम के अंदर डाल सकते हो। ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, ये एआई की मदद से होती हैं। एआई को फाइनेंस में यूज किया जा रहा है, बहुत सारे प्रॉफिट को कमाने के लिए। डेटा की सिक्योरिटी के लिए एआई का यूज किया जा रहा है, ताकि आपका जो भी डेटा हो वो लीक वगैरह ना हो। सोशल मीडिया में तो यार एआई का यूज हो ही रहा है। आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हो तो वहाँ पे बहुत सारी आप लोग फिल्टर्स वगैरह देखते हो, आपकी आंखों में वो भूरे भूरे कलर की नहीं आ जाती है कि आपकी आंखें का कलर चेंज हो जाता है। तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं एआई यूज हो रही है, ठीक है। तो उसके बाद देखो एआई इन ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट में यूज हो रहा है, जैसे कि आप लोग फॉर एग्जांपल ले सकते हो कोई भी एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल जो भी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है एक जगह से दूसरे जगह जाने में, जिसकी वजह से हम नेविगेट करके जा पाते हो, ठीक है। और जैसे कि बहुत सारी कार आ चुकी हैं जो कि ड्राइवरलेस कार हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें क्या यूज कर रही हैं, एआई का यूज कर रही हैं। रोबोटिक्स में तो मुझे एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, सोफिया का एग्जांपल आप लोग ले सकते हो। इंटरटेनमेंट में भी एआई का यूज किया जा रहा है, जैसे कि बहुत सारे मूवी का रिकमेंडेशन वगैरह होता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे इंटरटेनमेंट में यूज किया जा रहा है। और हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी नेक्स्ट एपिसोड वगैरह आते हैं सब इसी पर बेस्ड होता है, ठीक है। और एआई स्पीच रिकॉग्निशन में होता है। स्पीच रिकॉग्निशन आपको पता होगा, फॉर एग्जांपल कि आप ले सकते हो कि अगर अपने फ़ोन को आप वॉइस के थ्रू लॉक अनलॉक करते हो तो स्पीच रिकॉग्निशन के अंदर ही आता है। उसके बाद नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है, इज़ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो इसे हम थोड़े अच्छे से डिटेल में समझेंगे, ओके। तो इसके बाद चलो एप्लीकेशन जानने के बाद हम इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के बारे में देख लेते हैं। तो जहाँ तक आपको लग रहा होगा कि रिट्रीवल मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को कहीं से फेच करना, निकालना वहाँ से, वही रिट्रीवल होता है ना। तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है। तो एआई में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन रिट्रीवल भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। फॉर एग्जांपल के लिए आप कहीं से कुछ भी डेटा फेच कर रहे हो, तो आपको एक जो डिमांड कर रहे हो वही फेच वहाँ से आना चाहिए, वहाँ से फेच होके आना चाहिए।
अगर आप कुछ डिमांड कर रहे हो कुछ और वहाँ से आ रहा है या अननेसेसरी चीज़ें एक्स्ट्रा आ रही हैं तो चीज़ें वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल में क्या होता है, इससे पहले पॉइंट को समझते हैं। इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल कैन बी डिफाइंड एज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ये होता है एक तरह का, ठीक है, दैट डील्स विद द ऑर्गेनाइजेशन, स्टोरेज, रिट्रीवल एंड इवोल्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डॉक्यूमेंट रिपोजिटरीज, पर्टिकुलरली टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल का हम लोग ज़्यादातर यूज ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में करते हैं, जहाँ पे बहुत बड़ी स्टोरेज एरिया होता है, जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है। तो वहाँ से जो डेटा को फेच करके लाना होता है वो इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल में होता है, ठीक है। तो मैंने बताया ना कि इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ें फेच करें तो अननेसेसरी चीज़ें उसमें ना आए, जितना करें उतना ही कम भी ना आए, ठीक है। क्योंकि जो हमारा स्टोरेज होता है, जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती हैं, ठीक है, इस वजह से। तो बेसिकली द मेन गोल ऑफ IR मतलब इंफॉर्मेशन रिट्रीवल रिसर्च इज टू डेवलप ए मॉडल फॉर रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिपोजिटरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे देखो सबसे पहले टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। आप लोग इंटरनेट पे जहाँ तक जितनी बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना अभी टेक्सचुअल फॉर्म में ही अवेलेबल है, मतलब और भी फॉर्म में अवेलेबल है, लेकिन अगर एक रेशियो देखा जाए परसेंटेज का तो टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन हम बहुत ज़्यादा रिट्रीव करते हैं, ठीक है। उसको देखो यहाँ पे एन एड हॉक रिट्रीवल, ठीक है, द यूजर मस्ट, ये एक तरह की टेक्निक होती है, इसे ध्यान देना, ठीक है। द यूजर मस्ट इंटर क्वेरी इन नेचुरल लैंग्वेज। जो यूजर होता है ये अपने नेचुरल लैंग्वेज में क्वेरी को करता है। नेचुरल लैंग्वेज मीन्स दैट ह्यूमन, जो हम बोल रहे हैं अभी, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये मेरी एक तरह से हम नेचुरल लैंग्वेज समझ सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही मैं कुछ भी क्वेरी कंप्यूटर को देता हूँ, जैसे कि आप लोग क्वेरी मान लो रीड, अपडेट, डिलीट, मतलब कोई भी क्वेरी आप अपने देते हो, फिच का क्वेरी देते हो, कुछ भी क्वेरी अगर कंप्यूटर को देते हो तो हम नेचुरल लैंग्वेज देते हैं, हमें लिख के नहीं देते वहाँ पे। ऐसा नहीं हम टाइप करते हमें ये चाहिए, नहीं, हम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल क्या गूगल असिस्टेंस का एग्जांपल ले सकते हो, उसे बोलते हो कि मेरे आसपास पेट्रोल पंप कहाँ है, तो बोलती है कि हाँ 5 किलोमीटर पे आपके पास पेट्रोल पंप है, तो बता देती है ना, प्लस वो आपको टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन भी देती है। तो ये चीज़ होती है। तो मैं नेचुरल लैंग्वेज को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने एक क्वेरी दिया, उसके बाद देखो दैट डिस्क्राइब द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, ठीक, देन द IR सिस्टम विल रिटर्न द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन। यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने उसे दिया, जो मुझे डिमांड कर रहा हूँ मैं, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग वो मुझे रिटर्न करेगी वो इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये हो रहा होता है यहाँ पे। उसके बाद देखो IR इज वाइडली यूज्ड इन पॉपुलर सर्च इंजन लाइक गूगल, याहू, बिंग एक्सेट्रा। अभी फिलहाल के तौर पे आप याहू, बिंग को तो उतना नहीं देखते होंगे, लेकिन गूगल तो आपको पता ही है, तो बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल। देखो आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज किया जाता है, हाँ यूज किया जाता है, लेकिन आपको सारे टर्म पता होने चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन आती है इसे टेक्निकल टर्म में क्या कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है तो पता होनी चाहिए, हाँ इसे इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल टेक्निक कहते हैं, और एक्सट्रैक्शन भी होता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाँ आपको पता है ना, हम तो यार आवाज़ से कंट्रोल करते हैं फ़ोन को, आवाज़ से गूगल असिस्टेंट से बात करते हैं, सीरी से बात करते हैं, एलेक्सा से बात करते हैं। तो बेसिकली कैसे काम करता है, तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि कहीं ना कहीं ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP का यूज वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। तो अब टेक्निकल टर्म में आप सारी चीज़ों को समझ सकेंगे। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो जैसे कि ह्यूज डेटा डॉक्यूमेंट कलेक्शन, मतलब बहुत ज़्यादा अगर डेटा हो वहाँ पे कलेक्शंस हो तो वहाँ पे इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे देखो अ फॉर्मेट ऑफ क्वेरी विथ स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज, द जनरेटेड रिजल्ट मॉडल एंड डिस्प्लेइंग रिजल्ट्स मॉडल, ये कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ये आप उस वहाँ पे लिख सकते हो, इसके अंदर भी एक एक दो लाइन आप लोग लिख सकते हो, ओके। चलो अब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन के बारे में, ठीक है। तो चलो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन समझ लेते हैं क्या होता है। इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन इज द टास्क ऑफ ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्टिंग स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन। ये ध्यान देना, ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्टिंग स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन from unstructured or semi-structured machine readable document or other electronically represented sources। इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन का सबसे दिमाग में डाल लेना कि हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट करते हैं स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन को। कहाँ से करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपकी अनस्ट्रक्चर्ड है। अब फॉर एग्जांपल के लिए समझो बल्क में बहुत सारा डेटा आप डाल दिए कहीं पे, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब यार अब देखो स्ट्रक्चर मतलब रो एंड टेबल के फॉर्म में जो डेटा होता है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होता है, इतना ध्यान देना, वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होता है। और अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है कि आपका कोई फॉर्म टेक्सचुअल में है, कुछ वीडियो में है, कुछ JPG में, कुछ PNG, मतलब ऐसे ऐसे करके बहुत सारे डेटा आपके हैं, तो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आ जाते हैं,
ठीक है। तो ऐसे टाइप्स के डेटा में से हमें एक स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन वहां से मिले, ठीक है। मतलब ऐसा ना हो कि अगर हम किसी चीज की डिमांड कर रहे हैं तो वहां से हमें कुछ भी रिटर्न हो जाए, समझ रहे हो, जो हम समझ ही ना पाए। तो एक स्ट्रक्चर्ड वे में हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन रिटर्न होके आए। उसके बाद देखो, इन मोस्ट ऑफ द केसेस दिस एक्टिविटी कंसर्न प्रोसेसिंग ह्यूमन लैंग्वेज टेक्स्ट बाय मींस ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक एग्जांपल के लिए, सबसे ज्यादा एग्जांपल के लिए आप ले सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ईमेल को ले सकते हो। When your email extract only the data from the message for you to add in your calendar. फॉर एग्जाम्पल आपको कोई मेल आता है कि आपकी मीटिंग कल या 2-3 दिन बाद आपकी मीटिंग शेड्यूल होनी है, तो प्रॉपर एक मेल आता है, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है। लेकिन फिर भी गूगल के जो कैलेंडर एप्लीकेशन वो क्या करता है, उसमें से बस फेच करता है क्या चीज़ें, वो क्या फेच करता है, उसमें से बस एक डेट फेच करता है और आपका वो लगा देता है रिमाइंडर पे कि जब ये डेट आएगा, जब ये टाइम आएगी तो आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा। तो क्या कर रहा है, आपके उतने बड़े मेल में से वो एक पर्टिकुलर एक डेट को फेच करके वहां ले जा रहा है। तो क्या कर रहा है, वो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन यहाँ पे हो रही है, यानी कि आपके मेल में बहुत सारी इंफॉर्मेशन, उसमें से वो पर्टिकुलर एक चीज को एक्सट्रैक्ट करके ले जा रहा है। आई होप की चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। और भी ले सकते हो, द इंस्टेंट ऑफ वेदर रिपोर्ट विद टेम्परेचर, वाइंड स्पीड, ह्यूमिडिटी आर एक्सट्रैक्टेड। तो ये सारी चीजें होती हैं इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन के अंदर। आई होप की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना है इसे, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को। तो चलो NLP, अभी मैंने NLP से लिखा, शॉर्ट में इसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को ही शॉर्ट में NLP हम बोलते हैं, ठीक है। विच इज ए पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस, जो कि कंप्यूटर साइंस का एक पार्ट है, एंड ह्यूमन लैंग्वेज एंड आर्टिफिशियल लैंग्वेज, इन तीनों का ये पार्ट है, ठीक है। उसके बाद देखो, इट इज द टेक्नोलॉजी दैट इज यूज्ड बाय मशीन टू अंडरस्टैंड, एनालाइज, मैनिपुलेट एंड इंटरप्रेट ह्यूमन लैंग्वेज। ये एक तरह की टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो ह्यूमन लैंग्वेज को समझती है। ध्यान देना, इट इज द टेक्नोलॉजी दैट यूज्ड बाय मशीन। ये एक तरह की मशीन है, ये एक तरह की टेक्नोलॉजी है जो यूज किया जाता है मशीनों के थ्रू क्या चीजें समझने के लिए, ह्यूमन लैंग्वेज को, समझ रहे हो, ह्यूमन लैंग्वेज को समझती है, फिर उसे एनालाइज करती है, सारी चीजें करने के बाद मशीन एक दूसरे से कम्युनिकेट करती है अकॉर्डिंग टू हमारी इंस्ट्रक्शन, ठीक है। उसके बाद देखो, इट हेल्प्स डेवलपर्स टू ऑर्गेनाइज नॉलेज फॉर परफॉर्मिंग टास्क सच एज ट्रांसलेशन, ऑटोमेटिक समराइजेशन, नेम आइडेंटिटी रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन एंड टॉपिक सेगमेंटेशन। अब देखो, विद द हेल्प ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वी कैन परफॉर्म डिफरेंट टास्क लाइक स्पीच रिकॉग्निशन, ठीक है, टॉपिक सेगमेंटेशन, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। अरे जैसे कि यार आप लोग ग्रामरली एक वेबसाइट का नाम सुने होंगे, वहाँ पे क्या होता है कि हम चीज़ें लिखते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ सजेस्ट करता है और हमारे सेंटेंसेस को बहुत करेक्ट कर देता है। और दूसरी चीज़, स्पीच टू टेक्स्ट आप लोग देखते होंगे, गूगल ट्रांसलेट में करते होंगे। तो सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं, विद द हेल्प ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। विदाउट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हम नहीं कर सकते इतने अच्छे से, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। तो यहाँ पे देखो डायग्राम बना हुआ है, तो इस एग्जाम में आप लोग बना सकते हो। देखो ये AI है, AI के अंदर ही देखो मशीन लर्निंग आता है, डीप लर्निंग आता है, ठीक है, और ये सारा खेल NLP के थ्रू चल रहा होता है, ठीक। चलो अब कुछ एडवांटेजेस समझ लेते हैं भाई साहब। अब एडवांटेज तो भी होने ही चाहिए ना, मतलब इतना मैंने तारीफ कर दिया तो। चलो, NLP हेल्प्स यूजर्स टू आस्क क्वेश्चन अबाउट एनी सब्जेक्ट एंड गेट अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स विद इन सेकेंड। अब क्या होता है कि हम लोग विद हेल्प ऑफ NLP कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल हम गूगल असिस्टेंट को ले सकते हैं। कोई क्वेश्चन पूछने के लिए हमें तो एक टाइप करना पड़ता था पहले ट्रेडिशनल वे से। अब हम क्या करते हैं, बस बोलते हैं हे गूगल हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो तुरंत बोलेगा नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो ज़्यादा हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो सेकेंडों में हमें रिस्पॉन्स मिल जाते हैं। NLP ऑफर्स एग्जैक्ट आंसर टू द क्वेश्चन, मीन्स इट डज नॉट ऑफर अननेसेसरी एंड अनवांटेड इन्फॉर्मेशन। अब मैंने बोला ना, मैंने उससे बोला कि प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो नरेंद्र मोदी बोलेगा। ऐसा फालतू का नहीं बोलेगा कि पीछे कौन था, आगे कौन था, या इन फ्यूचर कौन होगा, ठीक है, या पहले के प्रधानमंत्री कौन था, ऐसा कुछ नहीं। बस हमें एग्जैक्ट एक इन्फॉर्मेशन दे देगा बस, तो हमें अनवांटेड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। उसके बाद देखो, NLP हेल्प्स कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट विथ ह्यूमन इन देयर लैंग्वेज। अब देखो NLP एक और हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि मशीन हमारी ही लैंग्वेज में हमसे कम्युनिकेट करती है।
जैसे गूगल असिस्टेंस क्या करता है यार, हम तो मशीन है, नेचुरल लैंग्वेज में बोल देते हैं गूगल असिस्टेंट से, लेकिन गूगल असिस्टेंस भी रिप्लाई करता है वो सेम लैंग्वेज में, यानी कि हम हिंदी में बोल रहे हैं तो हिंदी में ही रिप्लाई करता है। मैंने पूछा मेरे प्राइम मिनिस्टर कौन है इंडिया के, तो बोलेगा नरेंद्र मोदी, तो वो हिंदी में ही तो बोल रहा है। कोई बंगाली नहीं तो यूज कर रहा है, ना ही चाइनीज़, ना ही कुर्दिश, ना ही मतलब कोई भी अरबी, कोई भी लैंग्वेज नहीं यूज कर रहा है। जिस लैंग्वेज में हम बोल रहे हैं वो उसी लैंग्वेज में हमें रिप्लाई कर रहा है, समझ रहे हो। तो ये NLP के थ्रू ही पॉसिबल होता है। सो इट इज़ वेरी टाइम एफिशिएंट। अब आपको 3 समझने के बाद तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये टाइम एफिशिएंट क्यों है, समझ रहे हो। चलो अब डिसएडवांटेजेस समझ लेते हैं। NLP मे नॉट शो कॉन्टेक्स्ट, ओके। NLP इज अनप्रिडिक्टेबल होती है एंड NLP में रिक्वायर्ड मोर की स्ट्रोक मतलब जो एक तरह समझ सकते हो कि किसी चीज़ को सर्च करने के लिए जो एक पर्टिकुलर टैग होता है ना, इंपॉर्टेंट, उसकी थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत इसमें पड़ती है, ठीक है, NLP में। तो ये थोड़ा इसका डिसएडवांटेज हो जाता है। तो जैसे कि यार ह्यूमन को मतलब ऐसे बोल के घुमा फिरा के बोल सकते हो ना, तो वो बता देता है आपको हाँ ये कहना चाहते हो, लेकिन थोड़ा यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर पता होना चाहिए तो ये बता पाएगा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मैं प्राइम मिनिस्टर का एग्जांपल लेता हूँ, तो अगर आप इससे बोलेंगे कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है, तभी ये बता पाएगा कि नरेंद्र मोदी है तुरंत। लेकिन अगर हम यही क्वेश्चन ऐसे पूछें कि अरे यार आपको पता नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बोलते, तो आप ये बोलोगे अरे यार वो कौन होता है जिसका चुनाव 5 साल पे होता है और फिर 5 साल पे चुनाव होता है और जो पूरे देश को वो चला रहा होता है, ठीक है, तो कौन है वो, मतलब नहीं याद आ रहा है, तो मशीन नहीं समझेगी इतनी लंबी सेंटेंस को। लेकिन अगर ह्यूमन से आप बोलेंगे ऐसे तो बोले अरे कहीं आप प्राइम मिनिस्टर की तो बात नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो बोले हाँ प्राइम मिनिस्टर की। तो ये ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेट होगा, लेकिन की स्ट्रोक वही है कि आपको हाँ एक जैसे पता होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर मैं ये सर्च कर रहा हूँ। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। NLP इज अनेबल टू अडॉप्ट द न्यू डोमेन। अब न्यू डोमेन यार अनेबल है अडॉप्ट करने में, एंड इट हैज़ लिमिटेड फंक्शन, इसके पास कुछ लिमिटेड फंक्शंस ही होते हैं। दैट्स वाई NLP इज बिल्ड फॉर अ सिंगल एंड स्पेसिफिक टास्क ओनली, ओके। चलो अब NLU एंड NLG के बारे में देख लेते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले तो इनका फुल फॉर्म को देख लेते हैं कि फुल फॉर्म क्या होता है। तो NLU का फुल फॉर्म मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इसका होता है नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, और NLG का होता है नेचुरल लैंग्वेज, और G फॉर होता है आपका जनरेशन, ठीक है, जनरेशन होता है। तो यहाँ पे देखो नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में अगर पहले पॉइंट को देखें, NLU इज द प्रोसेस ऑफ रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग लैंग्वेज। ये एक तरह की प्रोसेस है रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग करने के लिए, किसका, लैंग्वेज का। अब ये भाई साहब क्या करते हैं, NLG इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग, ये राइटिंग का काम करता है, ये रीडिंग का काम करता है, डिफरेंस समझना, और जनरेटिंग लैंग्वेज, ठीक, ये इंटरप्रेट करता है, ये जनरेट करता है। उसके बाद देखो इट प्रोवाइड्स नॉन लिंग्विस्टिक आउटपुट। अब नॉन लिंग्विस्टिक आउटपुट आप लोग समझ सकते हो। नॉन लिंग्विस्टिक मतलब जिस चीज़ को वर्ड के फॉर्म में, मतलब कह सकते हो कि स्पीच फॉर्म, मतलब कैसे कह सकते हैं, वॉइस फॉर्म में ना रहे, ठीक है। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ तो इस फॉर्म में ना हो, जैसे कि कोई शेप हो, कोई सिंबल हो, ठीक है, इस फॉर्म में हो, तो उसे हम नॉन लिंग्विस्टिक कहते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें की इमेजेस वगैरह हो तो वो होता है नॉन लिंग्विस्टिक, जिसे हम वर्बली ना बोले हों, जो चीज़ वर्बली ना हो, तो ये क्या करता है, इट प्रोड्यूस नॉन लिंग्विस्टिक आउटपुट। यानी कि ये जो होता है, इसकी जो NLU में जो आउटपुट होती है, जो निकल के आता है, तो वो क्या होता है, आपका वर्बल फॉर्म में नहीं होता है, कोई शेप में होगा, 3D शेप में होगा, या कोई इमेजेस के फॉर्म में होगा, कोई सिम्बल्स के फॉर्म में होगा, ठीक है, फ्रॉम नेचुरल लैंग्वेज इनपुट। यानी कि अगर हम NLU, ध्यान देना, अगर NLU है तो इसमें अगर हम नेचुरल लैंग्वेज को यूज करके, नेचुरल लैंग्वेज के थ्रू हम कोई इनपुट देते हैं, कुछ ही बोलते हैं कि मुझे एक बिल्ली की फ़ोटो दिखाओ, मुझे एक पोमेरियन डॉग की फ़ोटो दिखाओ, ठीक है, या फिर मुझे एक अच्छा सा घर का मॉडल स्ट्रक्चर दिखाओ, तो ये क्या करेगा, आपका इनपुट ले रहा है नेचुरल लैंग्वेज में, और यहाँ पे नॉन लिंग्विस्टिक आउटपुट, तो ये आपको बोलेगा नहीं भाई ये घर है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं बोलेगा, ये आपको बस एक फ़ोटो दिखा देगा, 3D ऑब्जेक्ट है जो भी, तो ये आपका होता है NLU में। अब चलो NLG का देख लेते हैं।
इट प्रोड्यूस कंस्ट्रक्टिंग नेचुरल लैंग्वेज आउटपुट। ये नेचुरल लैंग्वेज आउटपुट प्रोवाइड करता है फ्रॉम नॉन लिंग्विस्टिक इनपुट। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये इमेज क्या है, और अगर नहीं समझ में आ रहा है कि इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, तो सिंपल सा उससे फ़ोटो क्लिक करेंगे और आप गूगल ट्रांसलेट को यूज कर सकते हैं। जीटी गूगल ट्रांसलेट में देंगे और वो आपको फिर वॉइस के फॉर्म में बता सकता है, लिंग्विस्टिक के फॉर्म में बता सकता है, बोल भी सकता है नेचुरल लैंग्वेज में कि हाँ ये तो एप्पल की फ़ोटो है ना। गूगल ट्रांसलेट में फीचर है यार कि अगर हम किसी चीज़ का नाम नहीं जानते हैं, जस्ट उसका फ़ोटो क्लिक करो और वो प्रोसेस करके तुरंत आपको बता देगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। चलो आशा की चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ NLP। तो बेसिकली हम मशीन ट्रांसलेशन में यूज करते हैं, जैसे कि हमें जब ट्रांसलेट करना होता है वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज, और हम अगर कभी कम्युनिकेट करते हैं किसी फॉरेन पीपल से, तो कभी क्या होता है उस लैंग्वेज को नहीं जान पाते हैं, या कुछ वो चाइनीज़ में लिख के भेजता है तो हम नहीं समझ पाते हैं, तो हम सिंपल सा उसे ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो मशीन ट्रांसलेशन में NLP का यूज होता है। सेंटिमेंट एनालिसिस में यूज होता है। सेंटिमेंट एनालिसिस, ये इमोजी देख रहे हो, ये सारी इमोजी, ये सारी चीज़ों को एनालिसिस करने में भी किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए समझ लो जो बड़े बड़े एनालिसिस वगैरह होते हैं वीडियो वगैरह पे ना, तो जैसे कि मान लो किसी वीडियो पे 5 लाख लोगों ने सेंटिमेंट रिएक्शन दिया है, तो वहाँ पे देखा जाता है कि हाँ कितने लोगों ने हैप्पी इमोजी सेंड किए, कितने लोगों ने सैड इमोजी सेंड किए, कितने लोगों ने गुस्सा वाला, कितने लोगों ने नॉर्मल, तो उनका फिर एक ग्राफ बनता है। तो ये एनालिसिस किस बेस पे कैसे होती है, तो ये सारी चीज़ सेंटिमेंट एनालिसिस के बेस पे होती है। ठीक है, वहाँ पे भी NLP यूज किया जाता है, जिसके बेस पर ही आपका जो चार्ट ग्राफ वगैरह बन के आता है, इसी बेस पे आता है। स्पेलिंग करेक्शन, आप जब कभी टाइप करते होगे, कहीं भी टाइप करते होगे, या गूगल डॉक्स का एग्जांपल ले लो, वहाँ पे टाइप करते होगे तो बीच बीच में अगर हम स्पेलिंग फॉल्ट करते हैं तो आप बोलता है कि रेड आ जाता है कि गलत है, तो वहाँ पे भी NLP का यूज होता है। स्पैम डिटेक्शन, हम कभी मेल, हमारे पास कोई स्पैम वाला आता है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए, या फिर यूट्यूब में हम कोई गलत कमेंट करते हैं तो वो हमें ब्लॉक करता है, तो वो सारी चीज़ें, जैसे कि यूट्यूब पे बहुत फालतू की वीडियो पड़ जाती हैं, कोई रिस्ट्रिक्टेड वीडियो अगर पड़ती हैं तो वो कैसे डिटेक्ट होती हैं, इसी की मदद से डिटेक्ट होती हैं। स्पीच रिकॉग्निशन, ये तो आपको पता है कि एलेक्सा का नाम सुने होगे ना, एलेक्सा, तो वही है, हम इसे बोलते हैं एलेक्सा गाना सुनाओ तो गाना सुनाती है, जो भी बोलो वो कंट्रोल करती है। स्पैम डिटेक्शन में देखो, ईमेल का एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक NLP होता है, मशीन लर्निंग मॉडल, तो इसके पास ये जाता है, अगर वो देखता है कि वो चीज़ें स्पैम में है, मतलब स्पैम है, तो स्पैम में चला जाता है, फिर नॉट स्पैम। और स्पैमिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है कि उसमें होता है ना, पहले से जो हम लोग रिपोर्ट करते हैं ना कि ये मैसेज स्पैम है, जब एक बार रिपोर्ट कर देते हैं कि इस टाइप के मैसेज स्पैम है, तो ये मशीन लर्न कर लेती है, ये मशीन लर्न कर लेती है कि इफ़ इन फ्यूचर एनी मेल कम्स रिलेटेड टू दिस मैसेजेस एंड इफ़ एनी मेल कंटेन दिस इंफॉर्मेशन देन आई विल सेंड इन स्पैम फोल्डर। ओके, सो तो उसी बेस पे ये मशीन लर्निंग मॉडल जो NLP होता है काम करता है। चैटबॉट बहुत सारी वेबसाइटों में आ जाते हैं अब तो, बहुत सारी वेबसाइटों में चैटबॉट आ रहे हैं, जो भी बेसिक सी प्रॉब्लम्स होती है हम चैटबॉट की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। तो इन सारी जगह पे NLP का यूज किया जाता है। आई होप कि अगर एग्जाम में आता है एप्लीकेशन लिखने के लिए तो आप इसके अंदर भर के लिख सकते हो। क्या मतलब है मैं यहाँ पे थ्योरी बहुत ज़्यादा दूँ आपको, तो अपनी मर्जी से आप लिख सकते हो। चलो, रोल्स ऑफ NLP इन AI। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर NLP का क्या रोल है उसे समझते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे देखो, NLP हेल्प टू कम्युनिकेट विथ इंटेलिजेंट सिस्टम। अब देखो, एज अ जनरल ह्यूमन अगर हमारे पास बहुत एडवांस इंटेलिजेंस सिस्टम है तो वी कैन नॉट कम्युनिकेट ईजिली, सो दैट्स वाई वी नीड टू NLP। समझ रहे हो, तो NLP हमें हेल्प करता है कि हम बहुत सारे इंटेलिजेंस सिस्टम से कम्युनिकेट कर सकें। उसके बाद ये हमें क्या हेल्प करता है कि हम किसी भी कंप्यूटर को वॉइस के थ्रू कमांड दे सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अब तो बहुत सारे रूम्स स्मार्ट रूम वगैरह हो गए हैं कि हम अगर सोने जाते हैं तो बस बोल देते हैं भाई लाइट बंद हो जाए, तो लाइट बंद हो जाती है। और वही मैंने एलेक्सा का भी एग्जांपल दिया। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को हम वॉइस की मदद से कंट्रोल करते हैं। हेल्प्स ह्यूमन टू कम्युनिकेट विथ मशीन। अगर इफ़ एनी ह्यूमन वांट टू कम्युनिकेट विथ एनी मशीन देन NLP इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वहाँ पे NLP बहुत अच्छा रोल निभाती है कि एक इंसान मशीन से कम्युनिकेट कर सके। फॉर एग्जांपल कि अब तो बहुत सारे गेम्स आ चुके हैं जिसको हम वॉइस की मदद से खेल सकते हैं। अपने फ़ोन को वॉइस की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं, किसी को कॉल करना है तो वॉइस की मदद से कर सकते हैं।
तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ फेजेस होते हैं, तो फेजेस जो होते हैं जैसे लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्टिक एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस, ये तीनों आपके आते हैं। कंपाइलर डिज़ाइन आप लोग पढ़े होंगे, कंपाइलर डिज़ाइन CD, ठीक है, तो वहाँ से मैच कर रहा होगा तो आप लोग रिलेट कर रहे होंगे थोड़ा बहुत। और इसके बाद होता है डिस्करेज इंटीग्रेशन और एक होता है प्रैग्मेटिक एनालिसिस। तो ये आते हैं आपके कुछ 5 फेजेस होते हैं। तो ये 5 फेजेस आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ओके, चलो तो लेक्सिकल एनालिसिस को देखते हैं क्या होता है। दिस इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ NLP। तो बेसिकली ये पहला फेज़ है NLP का। और दिस फेज स्कैन्स द सोर्स कोड एज अ स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर। तो जो भी सोर्स कोड आता है, आप लोग कंपाइलर में पढ़े होंगे, जो भी एक कोडिंग के फॉर्म में उसमें बताया गया था ना, जैसे कि कोई कोड है इंट मेन करके फिर कर्ली ब्रेसेस ऐसे लगा, इसके अंदर कोड लिखा हुआ है। तो ऐसे सारी चीज़ें आती हैं। सोर्स कोड को स्कैन करता है एज ए स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स एंड कन्वर्ट इट इनटू मीनिंगफुल लेक्सिम में कन्वर्ट करता है। इट डिवाइड्स द होल टेक्स्ट इनटू पैराग्राफ, सेंटेंसेस एंड वर्ड्स। देखो जितने भी पूरे टेक्स्ट होते हैं इनको ये डिवाइड कर देता है किसमें, पैराग्राफ के अंदर, सेंटेंसेस के अंदर, वर्ड्स के अंदर। ओके, देन सिंटैक्टिक एनालिसिस आता है। देखो ये सारे फेज हैं, इन फेज से गुजरना पड़ता है। फेजेस क्या ही होते हैं कि किसी चीज़ को करने के तरीके, ऐसे ऐसे चीज़ों से गुजरना पड़ता है। फॉर एग्जांपल के लिए आपको उत्तर प्रदेश से दिल्ली जाना है तो कितने कितने फेजेस से पार करना पड़ेगा। रिक्शा पकड़ना पड़ेगा, फिर बस में जाना पड़ेगा, ट्रेन में पकड़ना पड़ेगा, फिर उतरना पड़ेगा, ऐसे ऐसे जाना पड़ेगा। यही इसके फेजेस हैं। ओके, ये देखो इट यूजेस टू चेक ग्रामर, और इसका यूज किया जाता है ग्रामर को चेक करने के लिए, और वर्ड अरेंजमेंट को, एंड शोज द रिलेशनशिप अमॉन्ग द वर्ड। ठीक है, तो सिंटैक्टिक एनालिसिस एग्जांपल समझ सकते हो, जो हम लिखते हैं ना डॉक्यूमेंट में, गूगल डॉक्स में, तो वहाँ पे सिंटैक्टिक एनालिसिस बहुत तगड़ा यूज होता है। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो कि मुंबई गोज टू दिल्ली। तो एक सेंटेंस फॉर एग्जांपल के लिए समझ सकते हो कि सिंटैक्टिक एनालिसिस में अगर हम लिखते हैं मुंबई गोज टू दिल्ली, क्या सेंस बनता है? क्या मुंबई एक शहर दिल्ली जाती है? क्या मतलब है? नहीं कुछ सेंस बन रहा है ना। तो आपको भी समझ में आ रहा है एज ए ह्यूमन, तो मशीन कैसे समझेगी? तो मशीन में भी ऐसे होता है कि न रियल वर्ल्ड आगरा गोज टू पूनम, या बोल सकते हो डज नॉट मेक एनी सेंस, लाइक मुंबई गोज टू दिल्ली डज नॉट मेक एनी सेंस, कोई सेंस नहीं बना रहा है। सो दिस सेंटेंस इज रिजेक्टेड बाय द सिंटैक्टिक एनालाइजर। अब समझ रहे हो कि अगर ऐसा सेंटेंस अगर हम देते हैं तो ये सीधे रिजेक्ट कर देगा, बोलेगा कि यार नेसेसरी वर्ड है, फालतू का है, इसका कोई मीन ही नहीं यार, मतलब ही नहीं है। ठीक है, चलो इसके बाद देखो सिमेंटिक एनालिसिस एक होता है, और डिस्करेज इंटीग्रेशन होता है, एक प्रैग्मेटिक एनालिसिस होता है। तो प्रैग्मेटिक एनालिसिस का इतना ही होता है ना कि जैसे कि आप समझ सकते हो कि अगर कोई भी सेंटेंस अगर आप बोलते हो, ठीक है, कोई भी सेंटेंस आप बोलते हो, किसी भी सिचुएशंस में आप बोलते हो, ठीक है, तो वो कैसे रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब जैसे कि आप लोग बोलते हो कि ओपन द डोर, तो एक तरह की रिक्वेस्ट है, समझ रहे हो। तो ये प्रैग्मेटिक एनालिसिस वगैरह में होता है कि कोई भी अगर सेंटेंस और कोई भी चीज़ अगर बोली जाती है तो उसका इरादा क्या है, इंटेंडेड मतलब क्या ही इंटेंशन है बोलने का। तो ये ऐसे ओपन द डोर अगर कोई बोल रहा है तो ये इस तरह से आ रहा है कि रिक्वेस्ट वाला फीलिंग आ रही है। ठीक है, तो ये प्रैग्मेटिक एनालिसिस वगैरह में ये सारी चीज़ें की जाती है। उसको चलो समझते हैं मशीन ट्रांसलेशन। तो मशीन ट्रांसलेशन में क्या होता है कि मशीन ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर विदाउट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। तो वही है मशीन ट्रांसलेशन। आप समझ सकते हो कि गूगल ट्रांसलेट का फिर एग्जांपल ले लो, जिसमें हम वन लैंग्वेज देते हैं टू अनदर लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है विदाउट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। Modern machine translation goes beyond simple word-to-word translation to communicate the full meaning of the single original language text in the target language. Okay? तो बेसिकली ये समझ लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाइलिंगुअल मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम एक मल्टीलिंगुअल मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम होता है। ठीक है, तो इसे समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलो इसे समझते हैं। तो देखो बाइलिंगुअल मतलब क्या होता है कि इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि दो लैंग्वेज के बीच में ट्रांसलेशन वगैरह कर रहे होते हैं। ठीक है, दो लैंग्वेज, मान लो हिंदी टू इंग्लिश करना है तो ऐसे हो रहा होता है, एक लैंग्वेज दिए एक लैंग्वेज में गए, तो बाइलिंगुअल हो रहा होता है। अब मल्टीलिंगुअल में हम क्या कर रहे होते हैं कि इसमें हम बहुत सारे लैंग्वेज के पेयर्स को ले सकते हैं, और ये बाई डायरेक्शनल भी होता है, यूनि डायरेक्शनल भी होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करो, इंग्लिश को उर्दू में करो, फिर उर्दू को हिंदी में कर दो, ऐसे ये यूनि एंड बाई डायरेक्शनल होते हैं। तो मल्टीलिंगुअल मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम के
अंदर आते हैं। इसके बाद चलो देख लेते हैं कुछ अप्रोचेज होते हैं जो मशीन ट्रांसलेशन में यूज किए जाते हैं, और एक डायग्राम है जो मैंने यहाँ पे बनाया, अभी मैं इसको समझा दूंगा आपको। तो ये एक डायरेक्ट मशीन ट्रांसलेशन अप्रोच होता है, एक इंटरलिंग्वा एंड ट्रांसफर, एम्पेरिकल। तो एक एक करके चलो समझ लेते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले समझते हैं डायरेक्ट मशीन ट्रांसलेशन अप्रोच। एमटी मैंने लिखा है मशीन ट्रांसलेशन, इसे ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना। तो पहले पॉइंट पर दिया हुआ है इट इज़ लेस पॉपुलर बट द ओल्डेस्ट अप्रोच ऑफ मशीन ट्रांसलेशन। ये देखो बहुत ही कम पॉपुलर है, ठीक है, बहुत ही कम पॉपुलर है, मतलब और सबसे ओल्डेस्ट अप्रोच है। स्टार्टिंग में इसी के थ्रू ही जो भी ट्रांसलेशन वगैरह हो रहा था, होता है ना, केमिस्ट्री में आप पढ़े थे पहले कि ये मॉडल आया, ये मॉडल आया, ये मॉडल, फिर आप बाद में कहते हैं यार केमिस्ट्री जब मॉडल फेल हो गए तो क्यों पढ़ाया जाता है। पढ़ाई इसीलिए ज़्यादा ताकि आपको स्टार्टिंग बता रहे कि चीज़ें कैसे हुई। चलो उसी तरह से ये बहुत ही आपका बहुत ही कम पॉपुलर है, ओल्डेस्ट अप्रोच है। और इसमें क्या होता है, ये सोर्स एसएल टू टीएल डायरेक्टली, इसमें हम सोर्स लैंग्वेज देते हैं। एसएल मतलब वो है ना सोर्स लैंग्वेज, इसका मतलब है सोर्स लैंग्वेज, एंड टीएल का मतलब है टारगेट लैंग्वेज। तो कंफ्यूज मत होना। तो इसमें हम क्या करते हैं, सोर्स लैंग्वेज देते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आपने कुछ भी दिया, ABCD, मतलब राम घर जाता है आपने दिया, और फिर इसमें टारगेट लैंग्वेज क्या है कि आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो राम गोज टू होम, बस दे दिया डायरेक्टली। ये डायरेक्ट होता है, ऐसे ही मतलब ऐसे ही ट्रांसलेट हो गया। उसके बाद देखो इंटरलिंग्वा में तो क्या होता है अप्रोच में कि इसमें क्या होता है, सोर्स लैंग्वेज टू IL लैंग्वेज। IL का मैं लिख देता हूँ क्या होता है, IL का होता है इंटरमीडिएट, ठीक है। तो सबसे पहले सोर्स लैंग्वेज को इंटरमीडिएट लैंग्वेज में जाता है। जैसे कि मान लो ये सोर्स लैंग्वेज होगा, ये जो डायग्राम है ना ये इंटरलिंग्वा का है, तो इसे ध्यान समझना। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, सोर्स लैंग्वेज होता है, तो ये यहाँ पे जाता है इंटरलिंग्वा के पास जाता है, यानी कि इंटरमीडिएट लैंग्वेज के पास जाता है। और फिर यहाँ जाने के बाद फिर ये कन्वर्ट होता है टारगेट लैंग्वेज में। देखो देन ट्रांसलेट इंटरमीडिएट लैंग्वेज टू ट्रांसलेट लैंग्वेज, उसके बाद ये ट्रांसफर हो जाता है टारगेट लैंग्वेज में। समझ में आया? इसमें डायरेक्ट होता है, कोई भी बीच में इंटरमीडिएट नहीं होता है, इसमें होता है, ठीक। चलो अब देखो एक ट्रांसफ़र अप्रोच होता है। तो ट्रांसफ़र अप्रोच में क्या होता है, इसमें 3 फेजेज होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहले में क्या होता है, इसमें क्या होता है, सोर्स लैंग्वेज, एसएल मतलब सोर्स लैंग्वेज समझना, सोर्स लैंग्वेज टेक्स्ट टू एब्स्ट्रैक्ट सोर्स लैंग्वेज ओरिएंटेड रिप्रेजेंटेशन में जाता है, ठीक है। अब ये जो होता है सोर्स लैंग्वेज ओरिएंटेशन रिप्रेजेंटेशन, ये जाता है आपका टीएल, टारगेट लैंग्वेज ओरिएंटेड रिप्रेजेंटेशन में जाता है। ये 2 फेज होने के बाद फिर थर्ड में आपका चला जाता है ये फाइनल टेक्स्ट इज जनरेटेड, जो भी आपका फाइनल टेक्स्ट जनरेट होना होता है वहाँ पे चला जाता है। एक इम्पेरिकल होता है जो यहाँ पे होता है, दिस इज एन इमर्जिंग अप्रोच ऑफ मशीन ट्रांसलेशन, एक इमर्जिंग अप्रोच है मशीन ट्रांसलेशन के लिए, और ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को यूज करता है। ऐसा भी नहीं है थोड़े मोड़े डेटा हैं तो यूज करता है, ये नहीं, मतलब बहुत लार्ज अमाउंट में डेटा हो, उसे ट्रांसलेट करने की ज़रूरत हो तो वहाँ पे यूज होता है। रॉ डेटा कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट एंड देयर ट्रांसलेशन। उसके बाद एनालॉजी बेस्ड, एग्जाम्पल बेस्ड, मेमोरी मशीन ट्रांसलेशन टेक्निक्स यूज एम्पेरिकल मशीन ट्रांसलेशन अप्रोच। तो जो भी एनालॉजी बेस्ड, एग्जाम्पल बेस्ड, मेमोरी मशीन ट्रांसलेशन टेक्निक होती हैं, ठीक है, इन तीनों टाइप की जो भी टेक्निक्स होती है ना ट्रांसलेशन टेक्निक, ये यूज करती हैं एम्पेरिकल मशीन ट्रांसलेशन अप्रोच का यूज करती हैं ये, ओके। चलो अब प्रोसेस ऑफ मशीन ट्रांसलेशन, इसे मैंने बहुत डीप में नहीं लिया है, मैंने एक सिंपल से एक इमेज लिया है। कभी कभी एग्जाम में आपके पूछ सकता है कि मशीन ट्रांसलेशन की प्रोसेस क्या होती है। तो प्रोसेस सिंपल है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो यहाँ पे एक सोर्स टेक्स्ट देते हैं, कुछ भी अगर ट्रांसलेट करें सोर्स टेक्स्ट देते हैं, वो आपका जाता है यूज ऑफ ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर TM ग्लोसरी, उसके पास जाता है, सॉफ्टवेयर के पास जाता है। फिर यहाँ पे आपका होता है मशीन ट्रांसलेशन, एक इंजन होता है, उसके पास जाता है। तो वहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी एल्गोरिदम्स वगैरह सारी चीज़ें करती हैं। फिर ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन आउटपुट, तो जो टेक्स्ट आपने दिया उसका ऑटोमेटिक एक ट्रांसलेशन आउटपुट होता है। और फिर ह्यूमन पोस्ट एडिटिंग यहाँ पे आता है। फिर QA स्टेप, क्वालिटी एश्योरेंस स्टेप्स के पास आता है कि एश्योर करता है कि हाँ ये सही है कि नहीं सही है। अगर ऐसा कुछ रहता है तो फिर ये आपका चला जाता है इसके पास, और अगर रहता है तो अगर सारी चीज़ सही रहती है तो यहाँ पे फाइनल टेक्स्ट में आपको जनरेट कर दिया जाता है। तो बस यही है, हेडिंग याद कर लेना, ये जो 3-7 है ना, 7 याद कर लेना, इसके बारे में लिखोगे 2-3 पेज लिख दोगे।
कुछ नहीं यार, बस बना बना के लिखना रहेगा, कॉन्सेप्ट थोड़ा पता रहे। उसके बाद देखो स्पीच रिकॉग्निशन की बात करते हैं। ये सारे टर्म आप लोग सुने हो तो मुझे नहीं लगता बहुत डीप में पढ़ना है। और जैसे कि आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम क्यों डीप में नहीं पढ़ रहे हैं, हम प्रैक्टिकल करके क्यों नहीं देख रहे हैं। तो दरअसल बात ये है ना कि जो सिलेबस आपका है इसमें प्रैक्टिकल है ही नहीं कि हम कोड करके या किसी चीज़ को ट्रेन करके देखें, समझ रहे हो। और आपको एग्जाम में सारी चीज़ें पूछी भी नहीं जाएंगी, तो उसके अकॉर्डिंग मे भी अगर इन फ्यूचर आपको कोई इन फ्यूचर मैं इस चैनल पे कुछ अपलोड करूंगा जिसमें आप एआई की मदद से स्पीच रिकॉग्निशन करके कोई एप्लीकेशन बना सकते हो, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें बना सकते हो बहुत ही आसानी से। ओके, तो चलो स्पीच रिकॉग्निशन देखते हैं। तो स्पीच रिकॉग्निशन में क्या है, पहले नंबर पे स्पीच रिकॉग्निशन, स्पीच इज़ द प्रोसेस, यहाँ पे देखो 2 बार मैंने लिख दिया है तो एक बार ही लेना है यहाँ पे, इज़ द प्रोसेस दैट इनेबल्स अ कंप्यूटर टू रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्स टू इट्स स्पोकन वर्ड एंड देन कन्वर्ट देम इन अ फॉर्मेट दैट द मशीन अंडरस्टैंड। समझ में आया? दैट इनेबल्स अ कंप्यूटर टू रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्स टू इट्स स्पोकन वर्ड एंड देन कन्वर्ट इनटू अ फॉर्मेट दैट मशीन अंडरस्टैंड। अब देखो इस स्पीच रिकॉग्निशन में क्या होता है कि एक मशीन है, आप ये मत समझना कि हम जिस लैंग्वेज में बोल रहे हैं मशीन वो मेरी लैंग्वेज को समझ जाती है, नहीं। उसके बीच में एक टेक्निक्स यूज हो रहा होता है कि हम कुछ भी मशीन को बोलते हैं तो वहाँ पे एक सेट होता है, एक कमांड एल्गोरिदम्स होती है, वो सारे चीज़ों को लेती है, फिर वो उस सारे हमारे वर्ड को वो समझती है, फिर कन्वर्ट करती है, फिर मशीन के पास जाता है, फिर मशीन समझती है, फिर मशीन उसको देती है, आउटपुट देती है, फिर उसके पास आता है, फिर अकॉर्डिंग टू जो भी हम इनपुट जिस फॉर्म में दिए रहते हैं उस फॉर्म में वो हमें आउटपुट देती है। तो स्पीच रिकॉग्निशन वहाँ पे काम आता है। तो आउटपुट वाला भी प्रोसेस छोड़ दो आप, अब बस इतना समझो कि स्पीच को कैसे रिकॉग्नाइज करती है एक मशीन, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, मशीन समझती है, रिकॉग्नाइज करती है। स्पीच रिकॉग्निशन इज वाइडली यूज्ड इन डिजिटल असेसमेंट असिस्टेंस, डिजिटल असिस्टेंस, स्मार्ट स्पीकर में यूज करते हैं। वही गूगल नहीं, अमेजन एलेक्सा का एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। स्मार्ट होम्स में हम लोग करते हैं स्पीच रिकॉग्निशन, जैसे कि आपकी आवाज़ से ही लाइट ऑन और ऑफ हो, दरवाजे आपकी आवाज़ से ही खुले, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही होती हैं। एंड ऑटोमेशन फॉर अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे स्पीच रिकॉग्निशन वगैरह का हम लोग ज़्यादातर यूज कर रहे हैं आज के टाइम पे मार्केट में। एल्गोरिदम्स कुछ होती है मशीन स्पीच रिकॉग्निशन के, कुछ एल्गोरिदम्स होती हैं, चलो उसे समझ लेते हैं। तो उनमें से आती है एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP। तो NLP के बारे में मैंने पीछे डिस्कस कर दिया है, तो इसलिए मैं यहाँ पे फिर नहीं रिपीट करूँगा, वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी तो इस वजह से। तो चलो हम समझ लेते हैं हिडन मार्कोव मॉडल। तो ये क्या कहता है, मार्कोव चेन मॉडल यूजफुल फॉर ऑब्जर्वेबल इवेंट्स सच एज टेक्स्ट इनपुट, ठीक है। ये यूजफुल है जो भी हम लोग इनपुट्स देते हैं टेक्स्ट के फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्या करता है, हिडन मार्कोव मॉडल्स अलाउ अस टू इनकॉर्पोरेट हिडन इवेंट्स सच एज अ पार्ट ऑफ स्पीच टैग्स इनटू अ प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। तो कुछ हिडन इवेंट्स होते हैं जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के टैग होते हैं। तो जब हम कोई टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन देते हैं, ध्यान देना, स्पीच रिकॉग्निशन, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। आप कोई चीज़ लिखते हो कंप्यूटर के अंदर और वो आपकी स्पीच बेस्ड है, ध्यान देना, स्पीच बेस्ड है, यानी कि आप बस बोल रहे हो, कंप्यूटर लिखते जा रहा है। तो उसके बीच में बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह का भी ध्यान देना होता है कि कहाँ पे चीज़ें रहनी चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपकी आती हिडन मार्कोव मॉडल्स के अंदर आ जाती हैं। न्यूरल नेटवर्क्स, अब एज ए ह्यूमन आपके भी माइंड में बहुत सारे न्यूरॉन्स होंगे, ठीक है। तो इसे पढ़ लेना, मैं ऐसे समझा रहा हूँ मैं आपको। तो बेसिकली क्या होता है, हमारे भी माइंड में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं जो एक्टिव हैं, जिनकी मदद से ही सारी इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में प्रोसेस होती है। तो ठीक इसी तरह से AI जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI पूरा देख लो ह्यूमन पे ही बेस्ड है, तो उसके अंदर भी न्यूरॉन्स का कॉन्सेप्ट है। और न्यूरॉन्स न्यूरल नेटवर्क बोला गया ना, तो एक कंप्यूटर के अंदर भी एक नेटवर्क बनाया गया है। जैसे हम लोग के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं वैसे ही उनके अंदर नेटवर्क बनाया गया है। तो न्यूरल नेटवर्क्स क्या करता है, ये एल्गोरिथम्स क्या करता है कि सारी इंफॉर्मेशन को लेता है और इसमें प्रोसेस हो रहे होते हैं। और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है जहाँ पे थिंकिंग, एक मशीन किसी चीज़ को लेने के बाद बहुत ही एक एक्यूरेट आउटपुट दे सके या डिसीजन ले सके, तो वहाँ पे हम न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह का यूज करते हैं। तो वहाँ पे ये एल्गोरिथम्स वगैरह यूज होती है, ठीक है।
तो ह्यूमन ब्रेन के जैसे ही ये भी काम कर रहा होता है। ये थ्योरी लिखी हुई है 2, आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। उसका देखो एप्लीकेशंस ऑफ स्पीच रिकॉग्निशन। अब स्पीच रिकॉग्निशन के एप्लीकेशंस क्या है? ऑटोमोटिव यानी कि कार वगैरह में, ड्राइवरलेस कार वगैरह आज के टाइम पे आ रही हैं, तो आपको पता ही है कि वहाँ पे भी स्पीच रिकॉग्निशन की मदद से हम पूरे गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद देखो टेक्नोलॉजी, डिफरेंट टेक्नोलॉजी के अंदर तो स्पीच रिकॉग्निशन यूज है, जैसे फ़ोन, मोबाइल फ़ोन एंड मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं यार वहाँ पे यूज हो रही। हेल्थ केयर में मैंने पीछे बता ही दिया था स्टार्टिंग में कि हेल्थ केयर में आज के टाइम पे डॉक्टर्स वगैरह हैं जो कमांड मशीन को दे रहे हैं कि मुँह से मतलब बोल के देते हैं ना कमांड कि ये करना है वो करना है, तो मशीन बहुत ही आसानी से कर लेती है। सेल्स में भी यूज हो रहा है, बहुत ज़्यादा सेल्स में यूज हो रहा है, ठीक है। सिक्योरिटी के पर्पज़ से भी हम लोग स्पीच रिकॉग्निशन करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम कोई ऐसा सिस्टम बना दे जो हमारी ही आवाज़ से खोले, तो ऐसा ना हो फालतू का कोई दूसरा खोल सके, यानी जो हमारी आवाज़ ही सुनेगा वो तभी वो खोल पाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम बात करते हैं रोबोट के बारे में। तो रोबोट भाई साहब क्या रोल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, चलो अब इसे समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 चीज़ लिखा, रोबोट एंड रोबोटिक्स। आप लोग बहुत सारे बार सुनते होंगे रोबोटिक्स, रोबोट, क्या सेम है कि थोड़ा डिफरेंट है? थोड़ा डिफरेंट है। ये देखो, रोबोट आर द आर्टिफिशियल एजेंट। और एजेंट मैंने बता दिया कि एजेंट क्या होता है कि ये रियल इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन को लेते हैं और फिर थोड़ा डिसाइड वगैरह करते हैं इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, फिर वो एक्चुएटर की मदद से जो भी आउटपुट देना होता है फिर इन्वायरमेंट में जाता है। यानी मैंने पीछे बताया था ना कि ये देखो, ये इन्वायरमेंट और यहाँ पे आपका एजेंट होता है, और ये सेंसर्स की मदद से इंफॉर्मेशन को लेता है और एक्चुएटर्स की मदद से आपकी फिर वो आउटपुट देता है इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो वो तो एक तरह से आर्टिफिशियल एजेंट ही होते हैं रोबोट, ठीक। रोबोट आर एम्ड एट मैनिपुलेटिंग द ऑब्जेक्ट्स बाय परसीविंग, मूविंग एंड डूइंग रिपीटेटिव फंक्शन विदाउट गेटिंग बोर्ड डिस्ट्रैक्टेड। आपको ही पता है कि ह्यूमन को अगर एक ही काम दे दिया जाए कि भाई सब करो, तो बोर हो जाता है ना यार, कि ज़िंदगी में ही रह गया है कि एक ही काम करो। तो रिपीटेटिव टास्क, फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में फ़ोन की पैकिंग है, किसी चीज़ की, किसी चिप को बस लाना है, एक जगह लगाना है, लगाना है, तो सारे काम को करने के लिए रोबोट वगैरह काम करते हैं। रोबोटिक्स को आप समझ सकते हो कि एक तरह की ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। रोबोटिक्स जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ब्रांच है। इसे कंपोज किया गया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। आप लोग कहोगे तीनों चीज़ को कैसे किया गया? तो यानी कि जो भी रोबोट बनता है ना, उसमें कोई एक टेक्नोलॉजी नहीं यूज होती है। विदाउट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वी कैन नॉट क्रिएट एनी रोबोट। वी कैन नॉट क्रिएट रोबोट ओनली विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो हमें, समझ रहे हो ना, तो हमें इन सारी इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी भी यूज करनी पड़ेगी, समझ रहे हो। अब देखो एज ए कंप्यूटर साइंस आप तो लिख दोगे ना, कमांड लिख दोगे, कोड लिख दोगे, ठीक है। लेकिन अब जो मशीन है, जो मोटर्स लगे हैं, जो सेंसर्स लगे हैं, उसका किसके पास है? उसका तो किसी दूसरे फील्ड के इंसान के पास नॉलेज रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए बाकी ब्रांच को भी मिलाया गया है और इसी को ही हम रोबोटिक्स कहते हैं। तो कंपोनेंट कुछ होते हैं रोबोट के, तो उसे चलो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई क्या होता है? पावर सप्लाई जैसे एक रोबोट का क्या हो सकता है? बैटरीज हो सकती है, सोलर पावर हो सकता है, हाइड्रोलिक हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें पावर सप्लाई में आती हैं, जहाँ से उसे एनर्जी मिले। हमको एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमारी पावर सप्लाई क्या है? खाना है, धूप है, तो ये सारी हमारी पावर सप्लाई है। तो एक रोबोट की पावर सप्लाई क्या होती है? बैटरीज होती हैं, सोलर पावर होती हैं, हाइड्रोलिक होती हैं। ये सारी चीज़ें हो गई पावर। एक्चुएटर्स, अब बेसिकली एक्चुएटर्स का काम क्या होता है जो दूसरे नंबर पे? तो एक्चुएटर बेसिकली क्या करता है? ये एनर्जी को कन्वर्ट करता है मूवमेंट में, एनर्जी को कन्वर्ट करता है मूवमेंट में। और जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया कि इन्वायरमेंट से एजेंट लेता है और फिर एक्चुएटर की मदद से वो सारे एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। तो पिछले यूनिट्स में मैंने कवर किया था थोड़े अच्छे तरीके से कि एजेंट वगैरह कैसे काम करते हैं। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ AC DC, तो इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर्स। मोटर्स के नाम से आप समझ जा रहे होगे अभी कि यार कुछ मोटर की बात की जा रही है। तो हाँ, वही बात है कि यहाँ पे कुछ मोटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। मोटर्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती है कि एक ह्यूमन जब रोबोट के मूवमेंट के लिए मोटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि अगर वो चल रहा है तो वहाँ भी मोटर की ज़रूरत पड़ रही है। अगर वो अपने हाथों का मूवमेंट अगर हो रहा है तो वहाँ पर भी मोटर्स की ज़रूरत है, ठीक है। तो उसके बाद देखो
फिर उसके बाद होता है न्यूमेटिक एयर मसल्स, फिर मसल्स वायर्स होते हैं, ठीक है, पीजो मोटर्स एंड अल्ट्रासोनिक मोटर्स होते हैं, ठीक, और सेंसर्स होते हैं उसमें लगे। तो ये सारे कुछ कंपोनेंट हैं जो एक रोबोट के अंदर होते हैं। सेंसर्स तमाम आते हैं ना यार। अब देखो जैसे कि हमारे सेंसर्स क्या है, हमारे आँख, कान, नाक, ये सब हमारे सेंसर्स हैं जिसकी मदद से हम चीज़ों को सेंस करते हैं इन्वायरमेंट में और चीज़ों को हम परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे ही रोबोट के अंदर भी होता है। आई होप कि कंपोनेंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो उसके बाद चलो देखते हैं रोबोट लोकोमोशन एंड इसके टाइप्स की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान से समझना। तो लोकोमोशन का मतलब क्या होता है ये तरह की मैकेनिज्म है, एक तरह की मैकेनिज्म है दैट मेक्स अ रोबोट कैपेबल ऑफ मूविंग इन इट्स इन्वायरमेंट। तो ये एक तरह की टेक्निक है जो हेल्प करती है रोबोट को, जो कैपेबल बनाती है कि वो इन्वायरमेंट में मूव कर सके। और लोकोमोशन के कुछ टाइप्स भी होते हैं जैसे कि लेग्ड लोकोमोशन, व्हील्ड लोकोमोशन, स्लिप लोकोमोशन। तो चलो थोड़ा इसे भी समझ लेते हैं कि एक एक करके ये क्या होते हैं। तो यहाँ पे लेग्ड लोकोमोशन सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। लेग्ड मतलब क्या होता है? लेग मतलब पैर, ठीक है। तो लेग मतलब पैर होता है। तो इस टाइप के जो भी रोबोट्स होते हैं वो पैरों की मदद से मूवमेंट को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, उसमें परफॉर्म करते हैं, जैसे चलना, जंप करना, ठीक है, क्लाइंब, चढ़ना कहीं पे। तो ये सारी चीज़ें लेग लोकोमोशन के अंतर्गत आती हैं आपके, ठीक है। तो इस टाइप के रोबोट को हम लोग लेग लोकोमोशन कह रहे होते हैं। और यहाँ पे जो होता है ना, इसमें ऐसा नहीं कि 1 लेग 2 लेग, इसमें 4 लेग 5 लेग 6 लेग्स, इस टाइप्स के रोबोट यहाँ पे आ जाते हैं। तो इसमें मल्टीपल लेग्स वगैरह होने की वजह से ना, इसमें सारे लोगों के जो होते हैं उसमें कोऑर्डिनेशन होना भी बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। और ये पावर बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे होते हैं, ठीक। तो ये आता है लेग्ड लोकोमोशन के अंदर। व्हील्ड लोकोमोशन, व्हील्ड आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि इसमें कम मोटर्स लगे होते हैं, ठीक है, इसमें कम मोटर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और स्टेबिलिटी इशू इसमें बहुत ही कम होता है, लेग वाले में ज़्यादा होता है स्टेबिलिटी इशू, ठीक है, इसमें स्टेबिलिटी इशू कम होता है। और ये व्हील्ड लोकोमोशन होता है, तो इसमें जैसे रोटेट होता है ना व्हील्ड, तो इसमें रोटेशन वगैरह से रिलेटेड अगर कोई हम रोबोट वगैरह बना रहे होते हैं तो वहाँ पे हम लोग इसका यूज करते हैं, व्हील्ड लोकोमोशन का यूज करते हैं, ठीक है। चलो अब स्लिप का क्या होता है कि जो व्हीकल्स होती हैं ना, व्हीकल्स, तो वो सारी चीज़ वो इसे यूज कर रही होती हैं व्हील्ड स्लिप लोकोमोशन को, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। तो आप लोग हम नेक्स्ट बात करते हैं मोशन ऑफ मोबाइल रोबोट, ठीक। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टेरेस्ट्रियल में क्या है कि इस टाइप के मतलब क्या हो रहे होते हैं कि टेरेस्ट्रियल रोबोट्स मूव ऑन द ग्राउंड। जो भी टेरेस्ट्रियल रोबोट होते हैं ना वो ग्राउंड पे मूव कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं हवा में उड़े। इधर हवा में उड़ने वाले भी रोबोट होते हैं, ये ध्यान देना, वो भी होते हैं। तो जो टेरेस्ट्रियल रोबोट होते हैं उन्हें कहते हैं जो ग्राउंड पे मूव कर रहे होते हैं। और व्हील्ड रोबोट आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रोबोट इन दिस कैटेगरी। जो व्हील्ड रोबोट होते हैं ना, जो हर एक्सिस में हर एंगल पे मुड़ रहे होते हैं, उन टाइप के सारे रोबोट्स को हम टेरेस्ट्रियल रोबोट कहते हैं। एयरबॉर्न, एयर का मतलब हवा, समझ रहे हो ना। तो जैसे कि रोबोटिक हेलीकॉप्टर्स, रोबोटिकली कंट्रोल पैराशूट्स हैव बीन डिप्लॉयड। तो इस टाइप के जितने भी होते हैं ना वो आपके आ रहे होते हैं एयरबॉर्न में आ रहे होते हैं। एक्वाटिक मतलब क्या होता है, एक्वा मतलब क्या होता है, जल, पानी। तो दिस टाइप्स ऑफ रोबोट ऑपरेट इन वाटर। तो पानी के अंदर इस टाइप्स के रोबोट आपके ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब सरफेस पे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये ज़्यादातर पानी के अंदर ही ऑपरेट कर रहे होते हैं। स्पेस यानी कि अंतरिक्ष। रोबोट आर डिजाइन टू ऑपरेट इन माइक्रोग्रेविटी ऑफ आउटर स्पेस टिपिकली फॉर स्पेस स्टेशन मेंटेनेंस। अब देखो आपको ही पता है कि यार इंसानों को अगर भेजा जाए अंतरिक्ष में वहाँ पे चीज़ें करने के लिए तो काफ़ी मतलब प्रॉब्लम है, तो इसलिए रोबोट को भेजा जाता है। आपको ही पता है कि चांद पे अभी एक बार ही इंसान गया है, ठीक है, उसके बाद अभी कोई गया नहीं है। हाँ, प्लानिंग चल रही है कि इंसानों को भेजना चांद पे, तो मे बी इन फ्यूचर पॉसिबल हो पाता है कि नहीं पाता है, तो देखते हैं। पॉसिबल तो हो जाएगा अगर इंसानों ने सोचा है, लेकिन रोबोट्स तो कई बार जा चुके हैं ना चंद्रमा पे। तो यही होता है कि स्पेस वगैरह में रोबोट को भेजा जाता है, और बहुत सारे स्पेस स्टेशंस हैं तो उनके मेंटेनेंस वगैरह के लिए रोबोट को ज़्यादातर भेजा जाता है, ठीक है। ओके, तो हैप्पी एंडिंग ये वीडियो हम लोग की हो चुकी है, एंड कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल ऑफ यू जिन लोगों ने अभी तक ये वीडियो देखी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।